नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1। प्रीवियस सेशन में जाना गया क्रिस्टल दोष के बारे में। क्रिस्टल दोष क्या होता है? तो क्रिस्टल जालक में कण अपने निश्चित जालक बिंदु पर उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही साथ इन कणों की अपनी एक निश्चित व्यवस्था होती है और इस तरह के क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। लेकिन जब तापमान बढ़ाया जाता है तो इस कारण से कण ऊर्जा पाकर के उत्तेजित हो जाते हैं और अपना स्थान छोड़ करके अव्यवस्थित होने लगते हैं, यानी कि अंतरावकाशीय स्थान पे चले जाते हैं या क्रिस्टल को छोड़ करके गायब हो जाते हैं। इस कारण से क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और इसी अव्यवस्था को कहा जाता है क्रिस्टल दोष। इसी अव्यवस्था और अनियमितता को क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं। और बताइए कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक है रेखा दोष और दूसरा है बिंदु दोष। तो रेखा दोष तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी परिभाषा बताया गया कि क्या होता है रेखा दोष। जो हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी सिलेबस में, वो है बिंदु दोष और उसी को पढ़ना है। तो फिर से हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे जो कि हमने प्रीवियस सेशन में बता रखा है और उसके बाद से हम इस वीडियो को आगे की ओर जो भी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देख लेना है क्या चल रहा है टॉपिक, क्रिस्टल दोष। क्या है? क्रिस्टल दोष। और बताइए कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है। क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को कहते हैं रेखा दोष, रेखा दोष यानी कि लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। और जो दूसरा होता है उसे बोला जाता है बिंदु दोष, बिंदु दोष। और इसे इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। समझते चलना है सारी बातों को, बहुत ही आसानी से इस चीज़ को बताएंगे ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए और आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा कर पाएँ। इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसे हल कर पाएँ। तो ये वाला तो सिलेबस में है नहीं, इसे तो पढ़ना नहीं है रेखा दोष। लेकिन बिंदु दोष सिलेबस में है। ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रस समीकरणीय दोष, रस समीकरणीय दोष। इसी को कहा जाता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। समझते चलना, यहाँ पे ये चीज हमने पहले बता रखा है। उसके बाद से दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है अरस समीकरणीय दोष, अरस समीकरणीय दोष, या इसी को बोला जाता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, इसे ही कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। लेकिन रस समीकरणीय दोष क्या होता है? तो ये भी दो प्रकार का होता है और एक को कहते हैं साटकी दोष, साटकी दोष, और दूसरे को कहा जाता है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो यहाँ पे साटकी दोष हमने बता रखा है प्रीवियस सेशन में, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखें। यहाँ पर चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। हमारा आज का जो टॉपिक होगा फ्रेंकल दोष होगा और इसके साथ साथ अरस समीकरणीय दोष को भी हम कवर करेंगे, यानी कि इस दोष को भी कंप्लीट किया जाएगा इसी वीडियो में। बस ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को देखना है और पूरा देखना है, सारा चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो जो अरस समीकरणीय दोष है ना, ये दो प्रकार का होता है। अरस समीकरणीय दोष दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो यहाँ पे पहला हो जाएगा धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष। और उसके बाद से दूसरा हो जाएगा क्या? धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, ये जो धातु अधिक्य दोष है ये भी दो प्रकार का। कौन कौन? तो एक को कहते हैं एफ केंद्र, एफ केंद्र, और एक को कहा जाता है धनायन अंतराली, अंतराली धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य
दोष। ठीक है, तो इतने दोषों के बारे में हमने पहले बता रखा है। ठीक है, तो धनायन अंतराली धातु अधिक दोष और एफ केंद्र दोष, और ये किसके प्रकार हैं, तो धातु अधिक के दोष के। और उसके बाद से इसी का नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष का जो दूसरा पार्ट है, क्या, धातु न्यूनता दोष। ये सारे दोष इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ का लाभ उठाएं, क्योंकि हर एक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतनी आसान तरीक़ा से बताएंगे कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छे से आप हल कर पाएंगे। तो हमने बता रखा है साटकी दोष के बारे में, क्योंकि चल रहा है टॉपिक रस समीकरणीय दोष यानी कि स्टाइकोमेट्रिक दोष, और साटकी दोष बता दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे कौन सा दोष, फ्रेंकल दोष। तो समझते चलना है फ्रेंकल दोष क्या होता है। तो ये चीज़ अब हम इसको मिटाते हैं, पहले भी हमने बता रखा है। और रस समीकरणीय दोष का दूसरा दोष हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या चीज़, तो फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष दूसरा दोष है क्या, दूसरा नंबर पे चल रहा है टॉपिक रस समीकरणीय दोष। रस समीकरणीय दोष, इसमें बताया गया कि जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है तो धनायन और ऋणायनों का अनुपात समान होता है, यानी कि धनायन और ऋणायन समान मात्रा में जालक से गायब होते हैं या अंतरकाशीय स्थिति में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, तो समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से यदि गायब होते हैं तो इस तरह के दोष को बताया गया कि कौन सा रस समीकरणीय दोष कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है साटकी दोष। साटकी दोष, और साटकी दोष हमने बता रखा है। जो दूसरा जाना जाएगा उसका नाम है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, ये जो टॉपिक है आज का हमारा है, तो हेडिंग बना लेते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष देखा जाए फ्रेंकल दोष क्या है, तो फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने इस दोष को दिया था और इसीलिए इस दोष को बोला जाता है कौन सा दोष, तो फ्रेंकल दोष। क्या होता है फ्रेंकल दोष, तो ये भी एक प्रकार का रस समीकरणीय दोष है। और यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है। एक आयनिक क्रिस्टल है, माना एक आयनिक क्रिस्टल ए बी है। ठीक है, समझते चलना है। एक आयनिक क्रिस्टल कौन सा है, तो ए बी है। तो इसमें जो ए बी है तो ए धनायन बना रहा है और बी ऋणायन बना रहा है। तो यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों की अपनी व्यवस्था होती है क्रिस्टल में, जालक में। उस व्यवस्था को दिखा देते हैं, ए धनायन बी ऋणायन, ए धनायन बी ऋणायन। ठीक है, बी ऋणायन ए धनायन, बी पॉजिटिव बी निगेटिव ए पॉजिटिव, फिर ए पॉजिटिव बी निगेटिव ए पॉजिटिव बी निगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इन कणों को, इन आयनों को व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित करने के बाद उसका जालक बना लेते हैं, मतलब कि एक दूसरे को सभी से जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सभी से हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे समझते चलना है, हमने क्या किया कि हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, कौन सा, ए बी। ए धनायन बना रहा है, बी ऋणायन बना रहा है। अब जालक में इसकी अपनी व्यवस्था है और सभी कण अपने निश्चित जालक बिंदु पर उपस्थित है और ये एक क्रम में है। धनायन के बाद ऋणायन आ रहा है, ऋणायन के बाद धनायन आ रहा है। ये नहीं कि सारा धनायन एक पास है और सारा ऋणायन एक पास है, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक अपने निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और इसके साथ ही साथ अपने निश्चित जालक बिंदु पर यह आयन उपस्थित है। और इसी तरह के क्रिस्टल को बोला जाता है आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल, इसके बारे में पहले हमने बात कर रखा है, आदर्श क्रिस्टल होता क्या है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंकल दोष में क्या होता है,
फ्रेंकल दोष में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान रहेगा, दोष तो उत्पन्न होगा लेकिन धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान रहेगा। यही रस समकरणीय दोष का मेन मुद्दा है। मतलब कह सकते हैं कि यही मेन चीज है कि रस समकरणीय दोष में क्या होता है कि धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बराबर रहता है, चाहे इसका मतलब है कि उसमें समान मात्रा में क्या हो जाए कि आयन गायब हो जाए, धनायन और ऋणायन दोनों समान मात्रा में गायब होते हैं, या इसी में से कोई भी धनायन होगा वह किसी अंतरावकाशी स्थिति में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं, किसको, क्रिस्टल को गर्म करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो धनायन है अपना स्थान, कोई भी धनायन है अपना जालक बिंदु को छोड़ करके अंतरावकाशीय स्थिति में चला आता है। ये अंतरावकाशीय स्थान है और धनायन आ गया यहाँ पे। क्या बताया गया, एक बार इसी चीज को हम नोट करते हैं कि जब धनायन अंतरावकाशीय स्थिति में आ जाता है, जब धनायन अंतरा अवकाशीय स्थिति में आ जाता है, तो इसी प्रकार के दोष को बोला जाता है फ्रेंकल दोष। इसी प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष। तो उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखनी है कि इसे क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। यहां पे क्या हुआ कि धनायन यहां पे था और यहां से आ गया, दोष उत्पन्न किया, अंतरावकाशीय स्थान पे आ गया। अब इस बिंदु पर रिक्तियां उत्पन्न होगा, दोष उत्पन्न होगा और इसी प्रकार के दोष को बोला जाता है फ्रेंकल दोष। इसी प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष। अब बात किया जाए यहाँ पे कि ये जो फ्रेंकल दोष है इसमें क्या है, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, ये देख लेते हैं। तो पहले धनायन जितने थे अभी भी उतने ही है, पहले ऋणायन जितने थे अभी भी उतने ही है, लेकिन इसकी व्यवस्था गड़बड़ हुई, जो धनायन है अंतरावकाशीय स्थिति में आ गया है। तो इस स्थिति से क्या है कि यहाँ पे जो धनायन आ गया अंतरावकाशीय स्थिति में, तो दोष उत्पन्न हो गया, व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई और इसी प्रकार के दोष को कहते हैं फ्रेंकल दोष। बातें समझ में आ गया होगा कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। अब फ्रेंकल दोष कब होगा, जब धनायन और ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात में ज्यादा अंतर हो। मतलब कि जब धनायन और ऋणायन का आकार डायरेक्ट लिखते हैं, धनायन एवं ऋणायनों, धनायनों एवं ऋणायनों के आकार में ज्यादा अंतर हो तब ये दोष उत्पन्न होता है। यानी कि धनायन यहाँ पे छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा, तब इस स्थिति में ये दोष उत्पन्न होने वाला है। कौन सा, फ्रेंकल दोष। बात किया जाए उदाहरण का, कौन कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो जितने भी सिल्वर हाइलाइड है, इसके साथ साथ जिंक सल्फाइड, ये सभी जो है इस प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण तो उदाहरण हो जाएगा AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और इसके साथ साथ जो है और भी है ZnS, जिंक सल्फाइड। ये सभी जो है इस प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या है कि इनमें इनकी त्रिज्याओं का, धनायन और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात में ज्यादा अंतर होता है और इसका मतलब है कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो इस स्थिति में जो है यहाँ पे जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है फ्रेंकल दोष। समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो फ्रेंकल दोष का क्रिस्टल पर प्रभाव लिख लेते हैं। फ्रेंकल दोष का क्रिस्टल पर प्रभाव
क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्रेंकल दोष का क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, जिससे क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है ना, घनत्व में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो घनत्व जो है क्रिस्टल का क्या होता है, कम हो जाता है। पहली बात कि क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, तो जिससे चालकता बढ़ जाती है, क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि क्रिस्टल सदैव विद्युत उदासीन रहता है। ये बात याद रखनी है कि इसमें सदैव विद्युत उदासीन रहता है कि नहीं। जितने धनायन है उतने ऋणायन है, कहीं गायब नहीं हुआ है। केवल धनायन निकल करके अपने स्थान छोड़ करके अंतरकाशी स्थिति में चला गया है, अंतरावकाशीय स्थान पे चला गया है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन का तो अनुपात वही है, यानी कि क्रिस्टल क्या है, विद्युत उदासीन है। लिख देते हैं, क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहता है। ठीक है, इसकी उदासीनता में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन उसी तरह से रहते हैं। दूसरी बात क्या कि यहाँ पे क्रिस्टल का अस्थायित्व तो कम हो जाता है। ठीक है, अव्यवस्था हो गया, इस कारण से इसका अस्थायित्व कम हो जाता है, घट जाता है। और इस कारण से होता क्या है कि उसकी जालक ऊर्जा में कमी आ जाती है। लिखते हैं अगला नंबर, चौथा नंबर है क्रिस्टल का अस्थायित्व कम हो जाता है, जिससे जालक ऊर्जा कम हो जाती है, जालक ऊर्जा कम हो जाती है। ये प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल पे। तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया है ये फ्रेंकल दोष भी। अब इस तरह से हम कहें तो रस समीकरणीय दोष हो गया कंप्लीट, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और फ्रेंकल दोष के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आता है, साटकी दोष के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। इसका एक और नाम है, और क्या नाम है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसके भी बारे में पूछा जाता है। और वह नाम है क्या, विस्थापनीय दोष। इसी को फ्रेंकल दोष को बोला जाता है, या विस्थापनीय दोष। ये भी याद रखना है, विस्थापनीय दोष। क्यों विस्थापनीय दोष कहा गया, क्योंकि यहाँ पे धनायन जो है विस्थापित होकर के अंतरावकाशीय स्थान पे गया है, तो इसीलिए यह दोष कौन सा हो गया, विस्थापनीय दोष। तो ये भी नाम याद रखना है। यदि फ्रेंकल दोष नाम न दे करके क्वेश्चन पूछ दिया कि विस्थापनीय दोष के बारे में टिप्पणी लिखो, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे यही काम करना पड़ेगा ना। तो समझ में आ गया होगा बातें। और यहाँ पे हमने रस समीकरणीय दोष को भी कर लिया है कंप्लीट। इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद से हम जानेंगे अरस समीकरणीय दोष के बारे में, यानी कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष के बारे में। तो इसे आप नोट करें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जाना रस समीकरणीय दोष के बारे में। रस समीकरणीय दोष होता क्या है, तो ऐसा क्रिस्टल दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात निश्चित होता है। और ये दोष दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं साटकी दोष और दूसरे को कहा जाता है फ्रेंकल दोष। दोनों दोष के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा गया, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाना है साटकी दोष और फ्रेंकल दोष को। अब पढ़ेंगे अरस समीकरणीय दोष। अरस समीकरणीय दोष क्या है, तो ऐसा क्रिस्टल दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। धनायनों और ऋणायनों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब है कि क्रिस्टल में या तो धनायनों की संख्या अधिक हो सकती है या तो ऋणायनों की संख्या अधिक हो सकती है, और इसी स्थिति में तो धनायन और ऋणायनों का अनुपात निश्चित नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखते हैं कि वह क्रिस्टल दोष जिसमें धनायनों एवं
ऋणायनों का अनुपात निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। इसी प्रकार के दोष को कहा जाता है कौन सा दोष? अरस समीकरणीय दोष, और इसी को बोला जाता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। अब बात करते हैं कि यह दोष दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? तो धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष। और दूसरा क्या है? तो धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, दोष, ये दोष दो प्रकार का। अब पढ़ा जाए सबसे पहले धातु अधिक्य दोष। ठीक है, धातु अधिक्य दोष समझना है यहां पे, धातु अधिक्य दोष, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा धातु अधिक्य दोष, पहला नंबर। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा धनायनों की संख्या ऋणायनों से अधिक होती है। ठीक है, धनायनों की संख्या ऋणायनों से अधिक होती है, अर्थात कहेंगे कि धनायनों का अनुपात ऋणायनों से अधिक होता है। लिख लेते हैं थोड़ा सा। इस दोष में धनायनों का अनुपात ऋणायनों से अधिक होता है, अधिक होता है। कैसे होता है ये भी बताया जाएगा। तो इस दोष में धनायनों का अनुपात ऋणायनों से क्या होता है? अधिक होता है। किन कंडीशनों में अधिक हो सकता है धनायन? या तो बाहर से धनायन आ जाए क्रिस्टल में, या तो बाहर से धनायन क्रिस्टल में आ जाए, या कोई ऋणायन है क्रिस्टल से वो स्थान छोड़ करके गायब हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि धनायन अधिक हो जाएगा और ऋणायन कम हो जाएगा क्रिस्टल में। तो इस तरह से क्या हो सकता है, यहाँ पे धनायनों का अनुपात ऋणायनों से अधिक हो सकता है, और क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होगा। यहाँ पे यही बात लिखते हैं। पहली बात क्या होगी? तो इसमें पहली बात होगी कि ऋणायन जालक बिंदु छोड़कर क्या हो जाए? गायब हो जाए, गायब हो जाए। या दूसरी बात क्या होगी कि बाहर से जालक में धनायन आ जाए, बाहर से जालक में क्या आ जाए? धनायन आ जाए। वही चीज लिख लेते हैं कि बाहर से क्रिस्टल में धनायन आ जाए, अब दो चीजें उत्पन्न हो रही है धातु अधिक्य दोष में। जब ऋणायन गायब हो जाएगा तो धनायनों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और बाहर से यदि धनायन आ गया तो भी धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और जब धनायनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ऋणायनों की संख्या कम हो जाएगी, तो इस तरह से धनायनों और ऋणायनों का अनुपात स्थिर नहीं रहेगा, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात अलग अलग हो जाएगा। यानी कि धनायन अधिक होगा, ऋणायन कम होगा। किस दोष में? धातु अधिक्य दोष में। अब यही तो बोला गया इसमें कि वह क्रिस्टल दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे कहाँ निश्चित रहा? बाहर से या तो क्रिस्टल को छोड़ करके कोई ऋणायन चला गया अपना जालक बिंदु को छोड़ करके, या बाहर से क्रिस्टल में धनायन आ गया, तो इस स्थिति में जो दोष उत्पन्न होगा उसको बोला जाएगा धातु अधिक्य दोष। अब कहा जाए कि दो कंडीशन दिख रही है, तो धातु अधिक्य दोष भी दो प्रकार का होगा। एक को कहेंगे एफ केंद्र और दूसरे को बोला जाएगा अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष। लिखा जाए यहाँ पे, ये भी दोष दो प्रकार का होगा। एक को कहेंगे क्या? एक हो जाएगा एफ केंद्र, और दूसरा हो जाएगा अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष। ठीक है, तो ये दो प्रकार का हुआ।
अब पढ़ा जाए सबसे पहले एफ केंद्र के बारे में। एफ केंद्र के बारे में क्या है ये एफ केंद्र, समझते रहना है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल लिया जाए, सोडियम क्लोराइड उदाहरण के रूप में लेते हैं NaCl। तो एक आयनिक क्रिस्टल है NaCl। अब इसमें क्या होगा, तो सोडियम धनायन के रूप में रहता है और क्लोरीन ऋणायन के रूप में रहता है। अब धनायनों और ऋणायनों का अपना एक निश्चित व्यवस्था होगा इसमें, तभी तो NaCl बना है। उस व्यवस्था को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, उस व्यवस्था को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। Na पे धनायन, Cl पे ऋणायन, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे निगेटिव चार्ज, Cl पे निगेटिव, Na पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, Na पे पॉजिटिव। उसके बाद से फिर से Na पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, Na पे पॉजिटिव और Cl पे निगेटिव। एक हमने क्या किया, तो क्रिस्टल जालक बना लिया, किसका, NaCl का। NaCl का हमने बना लिया क्रिस्टल जालक। देखते रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्रिस्टल जालक बन गया इसका। आगे देख लेते हैं होता क्या है इसमें। जब NaCl को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है, किसके साथ, लिखते हैं सोडियम की वाष्प के साथ, वाष्प के साथ NaCl को गर्म करने पर, गर्म करने पर, जब सोडियम की वाष्प के साथ NaCl को गर्म करते हैं। अब आ गया यहाँ पे एक नया चीज सोडियम, जब उसको गर्म करेंगे तो पिघलेगा, और पिघलने का मतलब है कि वह अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Na पे बनाएगा पॉजिटिव और प्लस एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर लिया, त्याग कर लिया। अब इस NaCl को किसके साथ, तो सोडियम वाष्प के साथ क्या किया गया, गर्म किया गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि ये जो सोडियम है, सोडियम किस में बदल गया, सोडियम वाष्प किस में बदल गया, आयन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ। इस स्थिति में क्या हुआ, तो देखना है यहाँ पे, तो ये जो सोडियम है इसमें से क्लोरीन को लेकर के निकल जाता है। ठीक है, ये जो सोडियम आयन है इसमें के क्लोरीन को लेकर के NaCl के रूप में निकल गया। ठीक है, तो क्लोरीन आयन को ये Na पे धनायन लेकर के किसके रूप में निकल गया, NaCl के रूप में। और इसका मतलब है कि यहाँ से क्लोरीन गायब हो गया, मतलब कि हो गई ऋणायन की कमी। किसकी, ऋणायन की कमी। ठीक है, ऋणायन की कमी हो गई। यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है उसकी क्या हो गई, कमी। अब क्या हुआ, यहाँ पे धनायन की मात्रा में वृद्धि हो गई और ऋणायन की हो गई कमी। और यही चीज तो यहाँ पे लिखा गया कि जब ऋणायन जालक बिंदु को छोड़ करके गायब हो जाए, तो यहाँ पे गायब तो हो गया, सोडियम के साथ निकल गया, फरार हो गया, यहाँ पे NaCl बना लिया। और इस स्थिति में यहाँ पे रिक्तता उत्पन्न हो गई, क्लोराइड आयन की कमी हो गई। किसकी, क्लोराइड आयन की कमी हो गई। यहाँ पे उस बिंदु पर उसकी कमी हुई तो क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है अब क्या कर रहा है, आ रहा है इसकी कमी को पूरा करने के लिए। भाई जो गया उसकी कमी को पूरा कौन करेगा, लेकिन सांत्वना देने के लिए आ जाता है। कहाँ पे, इस बिंदु पर आ गया इलेक्ट्रॉन, और जिस बिंदु पर यह इलेक्ट्रॉन आता है जहां पे से क्लोरीन गायब हुआ है, क्या गायब हुआ है, क्लोरीन, तो उस बिंदु को नाम दिया जाता है एफ केंद्र। एफ केंद्र, और इसका पूरा नाम क्या होता है, फार्वेंजेंटर केंद्र। क्या चीज तो आ गया, तो एफ केंद्र उत्पन्न हो गया, एफ केंद्र, और इसी को बोला जाता है फार्वेंजेंटर केंद्र। ठीक है, यहाँ पे जो फार्वेंजेंटर क्या है, एक जर्मन शब्द है। क्या है, जर्मन शब्द, और जिसका अर्थ होता है रंग केंद्र। ठीक है, यहाँ पे फार्वेंजेंटर केंद्र क्या है,
तो एक प्रकार का जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग केंद्र, और इस कारण से ये जो क्रिस्टल है इसका रंग बदल जाता है और यह किस रंग का हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। ठीक है, तो एफ केंद्र के आ जाने के कारण समझ में आ गया होगा एफ केंद्र क्या होता है। अब और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो NaCl की बात हुई, अब बात करेंगे KCl की। तो KCl में भी तो K पे धनायन होगा और Cl पे ऋणायन होगा, इसकी भी अपनी व्यवस्था होगी। और इसमें यदि कहीं से पोटेशियम आ गया, जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन आया हुआ था, तो इसमें कहीं बाहर से आ गया कौन सा आयन? तो पोटेशियम आयन। ठीक है, तो उसको देख करके इसमें का जो क्लोरीन है निकल जाएगा KCl के रूप में, और इस क्लोरीन के स्थान पे क्या हो जाएगा? दोष उत्पन्न हो जाएगा और बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी को पूरा करने के लिए आएगा, और इस स्थिति में इस आयन का अपना रंग बदल जाएगा, और वह रंग क्या होगा? वह रंग हो जाएगा बैगनी रंग। कैसा? बैगनी। बैगनी रंग का हो जाएगा जब इसमें F केंद्र उत्पन्न होगा KCl में। यदि हम बात करें LiCl, तो इसमें भी तो वही होगा, लिथियम जो है धनायन बनाता है और क्लोरीन जो है ऋणायन बनाता है। इस स्थिति में यहाँ पर भी F केंद्र यदि उत्पन्न हो रहा है तो इसके भी रंग में हो जाएगा परिवर्तन, और वह रंग हो जाएगा गुलाबी रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी। समझ में आ गया चीजें क्या होता है F केंद्र? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोगों ने कर लिया है कवर। अब इसे आप लोग नोट करें और उसके बाद से हम इसका दूसरा जानेंगे। कौन सा? तो धातु न्यूनता दोष। लेकिन 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 अभी बाकी है कौन सा? अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष, ये बाकी है ना। इसके बाद ना हमें यहाँ पे पहुंचना है, अभी तो इसी का पार्ट चल रहा है धातु अधिक्य दोष, तो इसको हम जल्दी से अभी कवर करेंगे। इसे आप लोग नोट करें और उसके बाद से हम पढ़ लेंगे अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष। तो फटाफट इसे नोट करें। तो ये चीज हम मिटा देते हैं। यहाँ पे एफ केंद्र की बात हो चुकी, एफ केंद्र की बात हो चुकी, यहाँ से इधर हम मिटाते हैं। ठीक है, एफ केंद्र हमने कवर कर लिया भाई, एफ केंद्र कवर कर लिया। देखते हैं आगे, आगे देख लिया जाए। ये तो हो गया, अब इसकी बारी है। लिखते हैं अंतराली अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष। ये क्या होता है धातु अधिक्य दोष? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल कौन सा? आयनिक क्रिस्टल है वही वाला AB। A बना रहा है पॉजिटिव और B बना रहा है निगेटिव। तो इसकी अपनी जालक में व्यवस्था होगी, व्यवस्था दिखाते हैं। A पॉजिटिव B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, B निगेटिव A पॉजिटिव B निगेटिव A पॉजिटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव A पॉजिटिव B निगेटिव। ठीक है, बनाते हैं इसको और इसको हम व्यवस्थित करते हैं और एक चालक व्यवस्था दिखाते हैं। ये हमारा आदर्श क्रिस्टल बन गया। कौन सा क्रिस्टल बन गया? आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल यहाँ पे हमने बना लिया। ए और बी की व्यवस्था यहाँ पे दिखा दिया, ए और बी की व्यवस्था यहाँ पे हमने दिखा दिया। इस दोष में क्या होता है कि बाहर से कोई धनायन अंतरावकाशीय स्थिति में आ जाता है, अंतरा आकाशीय स्थिति में आ जाता है। मान लेते ये अंतरा आकाशीय स्थिति है और यहाँ पे आ गया धनायन। ठीक है, ये वाला हमने लिया, ये धनायन आ गया अंतरा आकाशीय स्थिति में। अब इसी की कमी को पूरा करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन इसके निकटतम वाले, कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है निकटतम वाले अंतराकाशीय स्थिति में। अब क्या हुआ? यहाँ पे धनायन की अधिकता हो गई, धनायन की अधिकता हो गई। ये इलेक्ट्रॉन आया हुआ है उसको विद्युत उदासीन करने के लिए, क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ए धनायन है इसकी क्या हो गई? अधिकता हो गई। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि बाहर से क्रिस्टल में धनायन आ जाए
तब क्या होता है कि दोष उत्पन्न होता है, और इसी प्रकार के दोष को कहते हैं अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष। अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष समझ में आ गया होगा। अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष होता क्या है। अब बात किया जाएगा इसका उदाहरण का। उदाहरण तो जो जिंक के ऑक्साइड है ना, ZnO जिंक का ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड इस प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं। जिंक ऑक्साइड इस प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं। तो इसी के संबंध में एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वे देख लेना है क्या क्वेश्चन है। कह रहे क्या कि जिंक के ऑक्साइड को गर्म करने पर इसका रंग पीला हो जाता है, जबकि इसको ठंडा करने पर सफेद हो जाता है, ऐसा क्यों। देखो, जो जिंक ऑक्साइड है ZnO जब ठंडा रहता है तो अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। जिंक पे धनायन और ऑक्सीजन पे ऋणायन एक अपने निश्चित जालक बिंदु पर उपस्थित होते हैं, और सामान्य स्थिति में इसका रंग होता है सफेद। लेकिन जब इसी को गर्म करें, क्या करें, गर्म करें, तो इसके आयनों में हो जाती है खलबली मच जाती है। ये आयन इधर उधर होने लगते हैं, और इसी कारण से मौका पा करके कहीं बाहर से कोई धनायन, कोई जिंक यहाँ पे आ जाता है अंतरावकाशीय स्थिति में, और हो जाता है गड़बड़ियाँ उत्पन्न। और जब गड़बड़ी उत्पन्न होगा, अव्यवस्था उत्पन्न होगा, तो दोष उत्पन्न होगा ही। इस स्थिति में जो ZnO है वह इसका रंग बदल जाता है, और कैसा हो जाता है, तो इसका रंग हो जाता है पीला। यही बताया गया, यही क्वेश्चन में है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, तो इसका रंग हो जाता है पीला। दोष के कारण ये रंग आया, यदि दोष नहीं है तो सामान्य स्थिति में ये सफेद ही है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब इस चैप्टर में बचा हुआ है क्रिस्टल का चुंबकीय गुण, ठीक है ना, चुंबकीय गुण, ठीक है ना, चुंबकीय गुण बचा हुआ है, उसको भी हम लोग करेंगे कवर। बस आप लोग सब्र किए रहिए। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि अभी बहुत पीछे हम लोग, सही बात है, बहुत पीछे है। मेरा अध्ययन क्लास लेकर के आएंगे, एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कोर्स कंप्लीट कराएंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है और सारी चीज़ें जो है देखते रहना है। जो भी चीज़ें यदि समझ में आती हैं तो ज़रूर बताना है कमेंट के माध्यम से, और यदि समझ में नहीं आता है तो वो भी बताना है, ज़रूर हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के।